हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल प्रसाद स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्यूशन है। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए और 12th स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इस चैप्टर के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और 11th स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल है और उनमें भी ये न्यूमेरिकल पोर्शन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। सॉल्यूशन वर्ड का यूज क्या है और सॉल्यूशन वर्ड जो है वो आया कहाँ से। तो बेसिकली सभी जानते हैं इन विंटर वी यूज एज अ बीवरेज सुगर सॉल्यूशन। एवरीवन नोज हाउ इट फॉर्म। शुगर सॉल्यूशन जो आप लोग देखते हैं घर पे भी बनाते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं, शुगर ग्राम में ऐड करते हैं और सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज किया जाता है। तो जब इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। यहाँ पर एक आपको क्या मिलेगा, होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर जो वर्ड यहाँ यूज किया गया है, होमोजीनियस, इसका मीन क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट आप यहाँ यूज कर रहे हैं या जो भी कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हैं वो इस तरीके से मिक्स हो जाए कि उनको सेपरेट आउट ना किया जा सके। वी कांट सेपरेट आउट दीज कंपोनेंट इनटू सॉल्यूशन। ठीक, तो सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं, सीधी लैंग्वेज में अगर बात कहूं तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो आप सोल्यूट को कैसे समझेंगे, सोल्यूट जो होता है वो ऑलवेज इन अ लीस्ट अमाउंट। लीस्ट अमाउंट में जो भी चीजें ली गई है वो हमारा क्या होगा, सोल्यूट। और सॉल्वेंट को हम लोग क्या लेते हैं, एज अ लार्ज अमाउंट में लेते हैं ताकि वो इजिली डिसॉल्व कर सके उस चीज को और होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर सके। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। आप देखिए टू और मोर यहाँ पर कंपोनेंट जो यूज किए गए हैं वो टू और मोर कंपोनेंट मीन यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात की गई है। ठीक है, और एग्जांपल की बात अब करें, आप घर पे भी बनाए हुए क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है सॉल्यूशन के। ठीक है, अब सॉल्यूट के डिसॉल्व होने पर सॉल्यूशन को कुछ टाइप से डिवाइड किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस फॉर्म में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। जो सॉल्यूट इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर उनको यहाँ पर क्या कहा गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन विच आर इजिली डिसॉल्व, यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर इजिली डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स इजिली डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं और अगर इनको कंप्लीटली डिसॉल्व करना होगा तो हमको टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई करना होगा। एट हाई टेम्परेचर सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व रैपिडली। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। अगर आप टेम्परेचर को हाई भी करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाता है। जैसे आप क्या करें कि सैंड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व नहीं होती और टेम्परेचर अगर आप हाई करेंगे तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पहुंच जाता है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर कि आपके यहाँ पर देखिए 3 सॉल्यूशन थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इनके बारे में। अब यहाँ अगर मैं बात करूं, आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि हम लोगों ने सॉल्यूट को ग्राम में या मोल में अभी आगे यूज करेंगे, ग्राम में, और सॉल्वेंट को लीटर में यूज करते हैं। ठीक है, समटाइम वी यूज ग्राम या वेट बाय वेट की बात करते हैं, समटाइम वी यूज वेट बाय वेट। सपोज दैट आपने कोई भी ग्रेन पाउडर ले लिया, कोई भी ग्रेन का पाउडर ले लिया और जैसे सपोज दैट आप मान लिया 5 ग्राम ग्रेन पाउडर एंड 95 ग्राम ऑफ चॉक पाउडर, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, दोनों होमोजीनियस मिक्स हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने ग्रेन पाउडर को तो ग्राम में यूज किया है और चॉक पाउडर को भी ग्राम में यूज किया गया है, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम पर ग्राम। ठीक,
तो अभी यहाँ एक वर्ड यूज करेंगे आगे चल के हम लोगों ने, कंसंट्रेशन। तो कुछ मेथड्स हैं जो कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अभी मैंने एक बताया आपको वेट बाय वेट, और एक होता है वेट बाय वॉल्यूम। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, शुगर को ग्राम में यूज करेंगे और वाटर को आप लीटर में या वॉल्यूम में यूज करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम बोलेंगे। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का एक्सप्रेस करने के लिए 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से 2 मेथड्स हैं, परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। चलिए आगे देखते हैं कि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 2 मेथड्स हैं यहाँ पर, मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज बाय मास। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया कि दोनों ही आपका सॉल्यूशन को ग्राम में ही कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए लिखा भी है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिया आपने, ये मान लो ग्रेन का पाउडर हो गया आपका, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। जो भी फॉर्म होगा आपका, जैसे 95 ग्राम आपने क्या लिया था, 95 ग्राम आपने लिया था चौक पाउडर, तो 95 ग्राम सॉल्वेंट था, और 5 ग्राम जैसे आपने ले लिया, आपका 5 ग्राम हो गया सोल्यूट। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी पार्ट आप यहाँ यूज करेंगे उसको वेट बाय वेट में कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी बात वेट बाय वेट की आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास कहते हैं। आप इसके फॉर्मूले में देख सकते हैं कि देखिए क्या लिखा, परसेंटेज बाय मास में क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। यहाँ पर लिखा गया, यहाँ मास की स्पेलिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है, एक ऐसा और होना चाहिए था, ठीक है, वो इशू नहीं करता इतना ज्यादा, आप देख लीजिएगा। अब एग्जांपल में देखिए इसका क्या लिखा, व्हाट इज द मीन ऑफ 5% सोडियम कार्बोनेट बाय मास। तो जब भी बात आप परसेंटेज की आती है, मैथमेटिक्स के सारे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप जानते हैं कि परसेंटेज में कोई चीज अगर होती है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, अपॉन में 100 यूज करते हैं, तो 5/100 यूज करेंगे। तो जो अपर पार्ट होता है इसको हम लोग क्या, 5% जो है हमारा, तो 5 जो है वो सोल्यूट का पार्ट होता है, 100 ग्राम में उसको रखा गया, यानी कि 100 ग्राम जो है वो सोल्यूशन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका मीन क्या है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन और 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करना, यही आपका मान लिया क्वेश्चन दिया गया और आपसे पूछेगा कि परसेंटेज बाय मास कितना होगा सोडियम कार्बोनेट का, तो 5 ग्राम आप ये सोल्यूट का है, आप यहाँ सोल्यूट का 5 रखेंगे और नीचे सोल्यूशन लिखना है, तो सोल्यूशन है कितना, 100, आप यहाँ 100 रखेंगे और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 5% कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेनली 11th स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में ही पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मैंने बताया था जैसे शुगर सॉल्यूशन आप लेते हो तो शुगर सॉल्यूशन के लिए आप ग्राम और लीटर की बात करते हैं या ml की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। सोल्यूट ऑलवेज ग्राम में यूज किया जाता है, सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, अब आपने वाटर का यूज किया तो वाटर का यूज तो ml में यूज करेंगे, तो प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सिमिलरली वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ बाय मास यूज किया गया, तो यहाँ बाय वॉल्यूम यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ 5% सोडियम कार्बोनेट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या है कि फिर से वही 5/100 आप करेंगे, तो 5 आपका क्या है, ग्राम ऑफ सोल्यूट, और 100 क्या है, यहाँ पर ml लेंगे और ml ये किसका होगा, सोल्यूशन में, तो 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब जैसे अभी मैंने ऊपर बताया वैसे यहाँ पर भी अगर यही क्वेश्चन आपसे दिया गया कि और आपसे बोला गया कि आप परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए 5 ग्राम यहाँ फॉर्मूले में ऊपर यहाँ 5 ग्राम रखेंगे, 100 ml सोल्यूशन का हो गया और यहाँ पर भी 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 टर्म और यूज किए गए। इन 2 टर्म का जो मेनली यूज है वो क्या है, अगर आप अभी इस चैप्टर की जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आपको बहुत देखने को मिलेंगे। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में कि इनकी वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है, और कई क्वेश्चन में या मोस्टली क्वेश्चंस में ये मान लिए कि ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होते हैं, तो आपको इनको कैलकुलेट करना होता है। और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को इन्हीं 2 टर्म को कैलकुलेट करने में होती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पहला टर्म आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और सेकंड टर्म आपका क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। बहुत ही इजी है, आप बस इस फॉर्मूले को याद रखिए और इसी फॉर्मूले से ये आपको कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट, और ये मेनली वेट जो आप यूज करेंगे वो आपका सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट किसी का भी हो सकता है, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो
और नीचे क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको कुछ मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ लर्न रखने पड़ेंगे जिनका यूज होता है, बहुत से क्वेश्चंस में गिवन होता है नीचे करके, या तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा अगर गिवन नहीं होगा तो। जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम NaOH। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये इतनी लाइन लिखी होगी उस क्वेश्चन में, और इसी लाइन से हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर आगे की कैलकुलेशन कंप्लीट की जाती है। आप अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे आप न्यूमेरिकल का प्रोसीजर आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको। तो आप भी देखिए पहले क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स इन ग्राम, 4 ग्राम दिया गया है यहाँ पर। अब आप फॉर्मूले की तरफ देखिए कि वेट हमको किस में लेना है, ग्राम में, तो ये 4 ग्राम की बात आ गई, यानी कि वेट हमारा कितना दिया गया है यहाँ पर 4 ग्राम। आप 4 ग्राम ऊपर रखेंगे। उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या लिखना है हमको, मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट उसका दिया जाएगा जो भी आपका यहाँ पर केमिकल कंपाउंड गिवन होगा। जैसे यहाँ पर NaOH गिवन है तो NaOH का यहाँ पर हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट रखना होगा। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट था 1, सभी को ऐड कर दिया 40 आया, इसको सॉल्व कर लिया तो 4 ग्राम NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने कैलकुलेट होके आ गए 0.1। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूजफुल है, और ये आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया वैसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। जो चीज यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ डिनोमिनेटर में कैलकुलेट की थी सेम वही यहाँ पर यहाँ कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट। और अपॉन में आप देख सकते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी और चार्ज। अब बात यहाँ आती है कि ये टर्म जो ये यूज किए गए एसिडिटी और बेसिसिटी, इन टर्म का ये टर्म कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इन दोनों टर्म को आप बस इतना याद रखिए कि एसिड और बेस अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ H जो होते हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, वही उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी होती है, सिंपल सी। और चार्ज तो आप देख ही सकते हो। जैसे अब मैं बात करूं, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दिया गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। अब H2SO4 हमारा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब यही इसकी क्या होगी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी कैलकुलेट की जाती है। तो आप बस इतना याद रखिए, एसिडिटी बेसिसिटी मतलब नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि नंबर ऑफ H से आपको डिवाइड कर देना है, चाहे वो एसिड गिवन हो या फिर बेस हमारा गिवन हो। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो होता है 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हो गया। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन एटम यहाँ है कितने यहाँ पर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। इन सब का जब मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो 98 आएगा, ठीक। और ये 2 जो है वो इस H2SO4 की क्या है बेसिसिटी है, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी निकल के आ गई 49। इसका यूज आगे हम लोग अभी नॉर्मेलिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां यूज करेंगे इस चीज का। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टर्म्स जो हैं, ये टर्म्स 11th PSC सेकेंड ईयर, 12th थर्ड ईयर सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या इनका यूज होता है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी। और ये सारे जो टर्म्स हैं ये पीछे अभी जो हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उन्हीं टर्म्स के बिहाफ पर दिए गए हैं। वेट अपॉन, जैसे वेट अपॉन वेट मैंने बोला था, वेट अपॉन वॉल्यूम, उन्हीं टर्म को यूज करते हुए इन टर्म को यहाँ पर फॉर्म किया गया है। तो सबसे पहला टर्म आपका क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखिए यहाँ मोल्स वर्ड यूज कर दिया गया जो हम लोगों ने पीछे देखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होंगे सोल्यूट के उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोलैरिटी कहेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है W/M। मैंने आपको बताया था ये जो यूनिट है W/M ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और इस लीटर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया ml में, तो 1000 अपॉन क्या होगा V। आप इस फॉर्मूले को लर्न रखिएगा, इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ इक्विवेलेंट वेट यूज किया गया, तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट
वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बस यहाँ क्या नंबर ऑफ मोल्स यूज किया गया, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट यूज किया गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो ग्राम का मतलब क्या हुआ आपका W यानी वेट हो गया, और इक्विवेलेंट वेट यानी E 1000 अपॉन, फिर से यहाँ देखिए आपने लीटर को ml में कन्वर्ट कर लिया। तो ये देखिए क्या वेट बाई वॉल्यूम यानी कि परसेंटेज बाई मास के थ्रू आ गया। ये देखिए वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बाई मास के थ्रू आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में आप क्या देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ यानी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ हम लोग किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे। यहाँ क्या था सॉल्यूशन, यहाँ पर भी क्या था सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर मोलैलिटी की जब बात करते हैं और यहाँ ग्राम आ गया तो W बाई W देखिए वेट बाई वेट। तो स्मॉल w यहाँ पर क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W यहाँ पर क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और m आपका वही है क्या मॉलिक्यूलर वेट। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा भी स्मॉल w क्या लिया हम लोगों ने वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम में यूज करेंगे। E क्या है इक्विवेलेंट वेट, कैपिटल W किससे हम लोग क्या डिफाइन किया है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अब देखिए वेट बाय वेट आ गया, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है परसेंटेज बाय मास की बात की गई। फॉर्मेलिटी ये कोई टर्म नहीं है लेकिन बुक्स में है और पढ़ते भी हैं। एक्चुअली ये मोलैरिटी का ही एक पार्ट है। बस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास लेते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास की बात करते हैं। और सेम वही है कि प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये सेम यही यहाँ पर भी है कि प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और FM यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में देख सकते हैं आप फॉर्मेलिटी है, तो इसको वेट है हमारा और FM यानी कि फॉर्मूला मास। जैसे अभी NaOH का हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 40 आया था, वही उसका क्या है फॉर्मूला मास, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी कह देते हैं। तो वेट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट, ये आपका क्या है ml में ले लिया गया है सॉल्यूशन का। ठीक, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप यहाँ पढ़ेंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आती है कि कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यू आपकी स्मॉल w की है या कैपिटल W की है। ठीक है, स्मॉल w यानी कि सॉल्यूट और कैपिटल W यानी कि सॉल्वेंट। आप ये याद रखिए कि इस पूरे चैप्टर में जितने भी हम लोग स्मॉल लेटर के अल्फाबेट यूज करेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं, और जितने भी कैपिटल यूज करेंगे वो हम लोग सारे के सारे सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे। आप यहीं से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था पीछे कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो लीस्ट अमाउंट में यूज करते हैं और सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं। देखिए अभी जो टर्म पीछे यूज किए थे उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिए हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। अब ये देखिए 4 ग्राम है, ये वेट ऑफ सोल्यूट है, 250 ml दिया गया है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 और V किसमें वॉल्यूम ml में ले रहे हैं। तो गिवन देखिए 4 ग्राम ये दिया गया था, 4 ग्राम है, वॉल्यूम आपका 250 ml है। मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे 40, और ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका ये 0.4 मोलर सॉल्यूशन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलकुलेट द मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20% H2SO4 बाय वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.38 ग्राम ml3। अब देखिए यहाँ 20% बाई वॉल्यूम यूज किया गया, तो 20% मतलब क्या होगा 20/100 आप करेंगे, और बाई वॉल्यूम की बात जब होती है तो क्या लिखते हैं ना वेट बाई वॉल्यूम। तो ये 20 ग्राम ये सॉल्यूट का वेट है और 100 ml ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर देखिए W की वैल्यू स्मॉल w क्या गिवन है आपकी 20 ग्राम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml, और मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे H2SO4 का, तो कितना निकल के आया 98। अब ये सारी वैल्यूज मोलैरिटी कैलकुलेट करनी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V। W की वैल्यू गिवन है 20, 98 इसकी हम लोगों ने कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर वेट, 1000 ये फॉर्मूले में ही है, और 100 आपने यहाँ यूज किया था वॉल्यूम का, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। और ये सारी वैल्यूज को जब यहाँ पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2.04 मोलर। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर नॉर्मेलिटी यूज की गई है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के लिए अभी मैंने आपको यहाँ बताया था नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है W अपॉन E इंटू 1000, और V किस में यूज किया गया ml में। अब देखिए फिर से मॉलिक्यूलर वेट इस क्वेश्चन में क्या था 20 था, इक्विवेलेंट वेट यहाँ कितना 49। अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया रखा था कि 49 कैसे आया है। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं फिर से,
ये देखिए H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। H2SO4 का पहले मॉलिक्यूलर वेट लिखा, उसके बाद में इसकी बेसिसिटी से इसको डिवाइड कर दिया, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 49। इसी 49 का हम लोगों ने आगे यूज किया। ठीक है, अब जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम आपके पास फिर से 100 ही है और इसका मल्टीप्लाई करा दिया, सबको सॉल्व करके 4.08 नॉर्मल आ गया। आपका एक फॉर्मूला और यहाँ पर यूज किया जाता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी और एसिडिटी। ये तो यहाँ से हम लोगों ने आपने पीछे देखा अभी मोलैरिटी कितनी कैलकुलेट की थी आपने 2.04 मोलर। ठीक, तो मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ 2.04 मोलर लिख सकते हैं और H2SO4 की बात की जा रही है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं H2SO4 में 2 का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 4.08 नॉर्मल। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब बात होती है मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, वेट ये दिया गया है सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास, और ये सॉल्वेंट का वेट है। तो अब यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोग जो टर्म यूज कर रहे थे वो वॉल्यूम यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या आ गया वेट। तो अब इस वेट को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गिवन इस क्वेश्चन में गिवन क्या था आपको डेंसिटी, और फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मास जो होता है वो डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो डेंसिटी 1.38 थी, मास जो था वॉल्यूम का, जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो कितना था 100 था। फिर से इसको देख लेते हैं, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है हम लोगों को। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है W/M, ये सॉल्यूट का वेट है, और कैपिटल W ये जो है सॉल्वेंट का वेट है। तो अभी तक हम लोग यहाँ वॉल्यूम के टर्म में यूज कर रहे थे, अब यहाँ देखिए वेट आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इस सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपका एक फॉर्मूला होता है कि मास जो होता है वो डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है। तो गिवन डेंसिटी भी यहाँ हम लोग गिवन है क्वेश्चन में 1.38। अब देखिए यहाँ इस वैल्यू इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो 1.38 वैल्यू पुट की और 100 यहाँ रखा। 100 क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और मल्टीप्लाई कराने के बाद 138 ग्राम, ये आपका सॉल्यूशन का वेट कैलकुलेट हो गया। और हम लोगों ने पढ़ा भी है सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सम होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना कैलकुलेट किया आपने 138, मास ऑफ सॉल्यूट ये गिवन है क्वेश्चन में 20, और यहाँ से हम लोग सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर लेंगे, कितना निकलेगा 118 ग्राम। अब सारी वैल्यूज हम लोगों को गिवन है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, W की वैल्यू स्मॉल w कितनी थी 20, मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड का 98,000 गिवन है कोई फॉर्मूले में ही, और कैपिटल W यानी कि सॉल्वेंट का वेट जो है वो 118 कैलकुलेट कर लिया और इसको सॉल्व करके यहां से आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है मोल फ्रैक्शन। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए 12th स्टूडेंट्स के लिए। ये इसका एक न्यूमेरिकल बहुत पूछा था एग्जाम में, और बीएससी थर्ड ईयर में भी इसका एक न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे आप अपना परसेंटेज निकालते हैं, जैसे आपने क्या किया, आपका सब टोटल जो था वो 500 है, 500 में आपने 300 मार्क्स गेन किए। तो एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना होता है जैसे किसी का भी, तो जैसे मान लिया हिंदी में आपने 90% मार्क्स ऑब्टेन किए, तो 90 को आप क्या रखेंगे ऊपर, और 100 में आपने ऑब्टेन किए तो टोटल कहाँ रखना होता है नीचे। सेम इसी पैटर्न पर मोल फ्रैक्शन को हम लोग समझ सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर हमारा क्या होता है सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कैपिटल N। ठीक, कैपिटल N इसका क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट के मोल्स हैं। ठीक, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं डॉट जो दिखाया गया है, ये हमारे पास सॉल्यूट, और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हम लोगों ने क्या लेट किया स्मॉल n। ठीक है, तो जब भी अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में ऐड किए जाएंगे तो सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे और सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे। दैट्स व्हाई सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे n+n। ठीक, ये हमारा क्या होगा टोटल। ठीक, अब टोटल की बात करें, यहाँ फ्रैक्शन की बात करें, तो फ्रैक्शन में देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का जब हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे स्मॉल n,
और इसको डिवाइड किससे करना होगा, टोटल से। टोटल क्या है, सॉल्यूशन। तो देखिए सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, और यही फ्रैक्शन जो होगा, ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट में देखिए नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के कितने हैं, कैपिटल एन, तो यहाँ कैपिटल एन रखा, और डिवाइड किससे करना होगा, टोटल से। टोटल क्या है हमारा, सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को किससे डिवाइड कर दिया गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक, तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको समझ लेते हैं, डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है। द मोल फ्रैक्शन is unit of concentration defined to be equal to the number of moles of a component, और वो कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं हमारे, सोल्यूट और सॉल्वेंट हो सकते हैं। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए दिखाया गया कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, आपने 100 में 100 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो टोटल आपका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n+n, और इसका मोल फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना होगा तो n+n अपॉन n+n, टोटल से टोटल को डिवाइड कर दिया, कितना आएगा, 1। तो आप ये अगर देखें, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आप ऐड करेंगे तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और आप जब इसको ऐड करेंगे तो n+n, नीचे भी n+n, डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, 1। तो सीधे से आप बस इतना याद रखिए कि सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या सॉल्व किया जाता है। तो न्यूमेरिकल पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 36 ग्राम ऑफ वाटर, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल आर मिक्स्ड, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। देखिए यहाँ वैल्यू जो गिवन है वो ग्राम में गिवन है, और अभी मैंने अभी आपको बताया और आपने पीछे देखा अभी कि यहाँ मोल फ्रैक्शन में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। ठीक, तो इन ग्राम गिवन है जो, और इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसमें, मोल फ्रैक्शन में। तो मोल में, तो मोल क्या, मोल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बताया था कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हमको गिवन है, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें कितना निकल के आता है, 18 होता है। इसी तरीके से इथेनॉल का फॉर्मूला C2H4OH होता है, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो कार्बन का 12 होता है। तो C2 यानी कार्बन 2 है, तो 12 का 2 टाइम करोगे तो 24 आ जाएगा। और H कितने हैं, C2H5, तो एक H का होता है 1, और यहाँ पर H कितने हैं, 5, और ये 6 H है, तो इसका 24 और 6 इसका हो गया, तो हो गया 30, और 30 में अगर आप ऑक्सीजन का 16 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक, तो मैं बता दूं कि बहुत सारी बुक्स में, या मेनली सभी बुक्स में ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसको बहुत हौच पौच करके सॉल्व किया जाता है। आप वहां से बहुत समझ नहीं पाएंगे वहां से, और आपका अगर उस पैटर्न पे अगर आप करते हैं न्यूमेरिकल्स को तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आप उसको इस फॉर्मेट में कीजिए तो आपको बहुत ही साफ सुथरा होगा, और आपको नंबर, जितने नंबर का वो क्वेश्चन होगा उतने नंबर आपको पूरे मिलेंगे वहां पर। ठीक, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, पहला आपको एक टेबल बनानी, कंपोनेंट, सेकंड उसमें रखना है वेट, जो भी वेट गिवन होगा, थर्ड पार्ट ऑफ का मॉलिक्यूलर वेट, और लास्ट होगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ कंपोनेंट कितने हैं, H2O का वेट कितना गिवन है, 36 ग्राम, यहाँ आपने रखा। और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करें, नंबर ऑफ मोल्स की मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट आपने कितना रखा था, 36, मॉलिक्यूलर वेट 18, सॉल्व किया, ये नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने निकल के आ गए, 2। सिमिलरली एथिल अल्कोहल की बात करें तो एथिल अल्कोहल का वेट कितना गिवन है, 46 ग्राम, यहाँ 46 ग्राम लिखा। मॉलिक्यूलर वेट इसका कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया भी 46 होता है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो 46 बाई 46 1 आ गया। ठीक, और अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब किसी का भी निकालना हो तो जिसका कैलकुलेट करना होता था उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, टोटल। तो सिमिलरली यहाँ हम लोगों देखिए टोटल पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, तो 2 + 1 कितना आ गया, 3, n+n की वैल्यू ये आ गई। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वाटर का निकालना है, तो वाटर का मोल्स को हम लोग ऊपर रखना पड़ेगा, तो 2, अब टोटल कितना था 3, तो 2/3 सॉल्व के लिए ये आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने एथिल अल्कोहल, 1 अपॉन में टोटल।
और आप अगर सेकेंड कंपोनेंट का अगर आपको नहीं कैलकुलेट भी करना है तो आप क्या करेंगे, 1 से इसको माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनको बोलते हैं। तो उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ टर्म यूज होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपको वो चीजें कम समझ में आएंगी। तो पहले जो टर्म वहाँ यूज होने हैं आपने पहले ही पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने इनको डिस्कस किया होगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं, आप भूल भी गए होंगे। तो सबसे पहले बात आती है वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर में आप क्या होता है, जब भी आप देखिए कि मान लिया आपने कोई भी एक पॉट लिया, उस पॉट में आपने पानी रखा, उसको आप बॉयल कर रहे हैं। ठीक, तो कॉन्टिन्यूसली जब बॉयल करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन जो होती है, वही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, वेपर प्रेशर होता है। ठीक, तो और ये वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है लिक्विड और वेपर के, यानी कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें तो वो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो वो लिक्विड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम पार्ट होता है, यानी दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। देखिए लिखा भी है, द वेपर प्रेशर विच एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। लिक्विड वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि अगर हम लोग स्लाइटली टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दें तो वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक, दोनों प्रेशर आपस में इक्वल होंगे, उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच टोटल वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, दोनों इक्वल होंगे। ठीक, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है पहले तो अब ये बबल्स दिखाई दे रहा है, तब तक यहाँ पर वेपर प्रेशर लगेगा। ठीक, तब तक वेपर प्रेशर लग रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा कि ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और जिस टेम्परेचर पर ये वेपराइज हो जाएगा। ठीक, आपने देखो जब ये बबल्स बनते हैं यहाँ पर, उन बबल्स में क्या होता है कि आप जो अपर लेयर होती है उसकी वो लिक्विड फेज में होती है और इसके अंदर क्या होता है, गैसियस फेज होती है। तो यही हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर है ये जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों एक ही फेज में एग्जिस्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिक्विड है और सॉलिड है, और ये जो देखिए आप यहाँ पर क्या है, मिड पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट आपने देखा होगा कि फ्रिज में कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिज में जो फ्रीजर होता है उसमें देखा होगा कि आइस क्यूब, कभी ऐसा होता है कि आइस क्यूब देखी होगी तो उसमें अपर लेयर जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर आप उसमें फिंगर डिप करें तो अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो वही एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर हमारी आइस भी होती है और 0 डिग्री पर हमारा वाटर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब यही सारे टर्म्स आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यूज होंगे। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बात करूं कि जो एवरी ईयर 12th की मैं बात करूं या 3rd ईयर की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। और बीएससी सेकेंड ईयर के पर्पज से मैं बात करूं तो बीएससी सेकेंड ईयर में 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है और समझना है। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन केमिस्ट्री कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। एंड किस पर डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ द केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट। जो भी यहाँ पर केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट होंगी उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, उनके नंबर पर डिपेंड करेंगी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे, कितने ज्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। ठीक है, तो ये टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी कितनी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला क्या, वेपर प्रेशर लोवरिंग। लोवरिंग का मतलब क्या होगा, कम होना या डिक्रीज होना। तो वेपर प्रेशर में क्या होगा, कमी आएगी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब जिसको बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस होती क्या है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज करता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज करना। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या ऐसा होता है कि वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखिएगा कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, वेपर प्रेशर लोवरिंग। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए
क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है हमारा, ठीक, प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट को जो हम लोग कॉन्टिन्यूसली यहाँ से हीट करेंगे, कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहा है तो क्या होगा, ये बबल फॉर्म में जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ कॉन्टिन्यूसली जो इसके चलिए यहाँ देखते हैं कि जैसे ही आप इसको हीट करेंगे यहाँ से, तो ये बबल फॉर्म में सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, वो इसके सरफेस पर आकर क्या करते हैं, बबल फॉर्म करेंगे। और यही बबल क्या है, यहाँ पर लगाते हैं एट वेपर प्रेशर, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अब क्या किया मैंने, इसी प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड कर दिया। तो ये देखिए जो रेड पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, रेड मॉलिक्यूल्स जो दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, हमारे पास में सोल्यूट है, ठीक, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। अब इनको भी कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जितने ज्यादा बबल्स हैं, ये सारे मान लीजिए आप एक वेपर प्रेशर है, ठीक। तो ये यहाँ पर वेपर प्रेशर की जो क्वांटिटी वो क्या है, ज्यादा है, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ, जब मैंने प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिक्स किया, तो इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स के पाथ में कौन आ गया, अब यहाँ पर देखिए बीच बीच में रेड वाले यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितना वेपर प्रेशर पहले प्योर सॉल्वेंट यहाँ अप्लाई कर पा रहा था, क्या उतना अब यहाँ लग पा रहा, नहीं लग पाया। क्यों, क्योंकि अब जिस जगह पर पहले प्योर सॉल्वेंट थे, अब वहां पर कुछ पार्टिकल सोल्यूट के आ गए, ठीक। तो वेपर प्रेशर यहाँ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कब हुआ, जब हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट में क्या यूज किया, क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया। तो यही हमारा होता है लोवरिंग ऑफ वेपर, यही फिनोमिना हमारा कहलाता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर लोवरिंग। कब बोलेंगे इसको हम लोग, तो ये क्या होगा, व्हेन, देखिए यहाँ लिखा भी है, व्हेन सोल्यूट पार्टिकल्स ये रेड वाले आर एडेड इन अ प्योर सॉल्वेंट, इस रेड प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे, प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर लोवरिंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे सपोज आपने मान लिया कि जो प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर क्या है, कैपिटल पी, और ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पीएस, इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है। तो अब क्या है कि पीएस क्या है, लेस देन, और पी क्या है, ग्रेटर देन। तो अगर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, पी माइनस पीएस। पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, ये वेपर प्रेशर क्या होता है, द रेशियो ऑफ लोवरिंग वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P माइनस पीएस को अभी हम लोगों ने क्या बोला था, वेपर प्रेशर लोवरिंग, और P को क्या बोला था हम लोगों ने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर लोवरिंग और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट जो टॉपिक है राउल्ट्स लॉ, ये मान के चलिए 100% 12th और 100% ही बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के एग्जाम में पूछा ही जाता है। सेकेंड ईयर में इसके कुछ वो पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या फिर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनेंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये मान लिए, ठीक। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, राउल्ट गेव एन एम्पिरिकल फॉर्मूला बिटवीन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी यही रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, स्मॉल n अपॉन n प्लस n, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों प्रॉपर्टीज को लेकर राउल्ट्स ने एक लॉ दिया, ठीक है। उसी लॉ को क्या बोला गया, राउल्ट्स लॉ कहा गया। अब इसका स्टेटमेंट क्या है कि द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो रिलेटिव लोवरिंग जो है वेपर प्रेशर वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। तो P माइनस पी एस अपॉन पी, ये हमारा क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और n अपॉन n प्लस n क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ जो टर्म यूज किए गए मैं आपको पीछे बता सकता हूँ, फिर से देख लीजिए। P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और n क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और कैपिटल N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये स्मॉल n मोल्स ऑफ सॉल्यूट गलत लिख गया, और कैपिटल N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि राउल्स ने जो लॉ दिया था, ये जो लॉ है ये दो टाइप के अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन पूछा जाता है और डेरिवेशन बेसिकली 12th क्लास में पूछा जाता है कि वोलेटाइल सोल्यूट के लिए और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउल्स के का एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात को बता दूं कि जो हमारा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले हेडिंग क्या लिखी, कैलकुलेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ। ठीक, अब यहाँ राउल्स लॉ के थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का। ठीक, तो वही मैंने जो आपको पहले बताया कि दो टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फॉर नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। ठीक, तो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्यूशन लिक्विड फेज में होता है हमारा। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, एट अ रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, वेपराइज नहीं होते हैं, यानी कि एट अ हाई वेपर प्रेशर दीज कंपोनेंट्स डज नॉट वेपराइज। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ये अभी मैंने बताया आपको अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P माइनस पी एस अपॉन पी एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक, राउल्स लॉ अप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पर कि आपका जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो आपके पास ज्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा है आपके पास में और सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट। ठीक, तो सॉल्यूट का जो ये क्वांटिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी निग्लेक्ट कर दी, यहाँ से हम लोग स्मॉल एन को यहाँ से हम लोग क्या निग्लेक्ट कर देंगे, एन अपॉन एन। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर यहाँ पर आपने स्मॉल एन को निग्लेक्ट कर दिया लेकिन ऊपर से आपने स्मॉल एन को निग्लेक्ट क्यों नहीं किया। तो आपको मैं सिंपल सी एक बात बता दूं कि जैसे आपका ओशियन या सागर है, समुद्र है, उससे आप अगर एक बाल्टी पानी निकाल के ले आए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप जाकर एक बाल्टी उसमें डाल देंगे तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही बाल्टी, एक बाल्टी पानी यानी एक बकेट पानी जो है आपका, अगर आपका इंडिविजुअल आपके घर में रखी तो उसका क्या है, उसका खुद का एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सिंगल है इसीलिए इसकी वैल्यू है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर इस वाले एन की बात करें तो कैपिटल एन के कंपैरिजन में ये क्या है, निगलेक्ट होगी। यानी यहाँ हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं कि कैपिटल एन के कंपैरिजन में ये क्या होगा, निगलेक्ट होगी। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब वी नो दैट क्या है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल एन की बात करेंगे सॉल्वेंट के लिए, यहाँ पर भी क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट की तो ये हमारी एक नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए P माइनस पी एस, जब ये दोनों वैल्यूज यानी ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है किसका, सॉल्यूट का, तो इसको सॉल्व कर लिया गया। अब आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी P माइनस पी एस क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और वो उनका रिलेशन मॉलिक्यूलर मास के साथ में कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि एज वेल एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है। तो ये आपने देखा वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का। आगे देखते हैं वोलेटाइल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। वोलेटाइल जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है 12th स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए क्या लिखा, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in pure state। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या है कि ये आपका जो है एक आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है Pa और उसका वेपर प्रेशर है। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया एक कंपोनेंट दिखा है, कंपोनेंट हमारे मान लो एक कंपोनेंट है तो ये एक कंपोनेंट का प्रेशर है और ये क्या है, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, लेकिन ये कैसा है, प्योर स्टेट में। ठीक है, तो प्योर स्टेट में, और प्योर स्टेट में जो प्रेशर है उसका हम लोग अगर उसी के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा दें तो वो क्या होगा, उसके वेपर प्रेशर के, टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, यही इसका क्या है, वोलेटाइल का लॉ है। तो देखिए क्या लिखा, आप देख भी सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल, इक्वल है किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट का देखिए मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, तो मल्टीप्लाइड किया गया, मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किस फॉर्म में, प्योर स्टेट में, तो प्योर स्टेट में इसे एक कंपोनेंट B है तो B के लिए ये हो जाएगा। अब देखिए टोटल अगर हम लोग प्रेशर निकाले तो उसका, तो
सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, तो दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ए और बी को ऐड किया, अब ए की वैल्यू ये थी, यहाँ पुट कर दी, बी की वैल्यू ये थी, ये यहाँ पुट कर दी। अब देखिए दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। और अभी हम मैंने आपको जब मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था, मोल फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो इक्वल होता है 1 के। तो कंपोनेंट ए है इसका मोल फ्रैक्शन और कंपोनेंट बी इसका मोल फ्रैक्शन, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1। तो यहाँ से हम लोग कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी एक्स बी को उठा के ले आए, तो ये हमारा फॉर्म आ गया। अब एक्स ए की ये जो वैल्यू है यहाँ हम लोग पुट कर देंगे आके एक्स यहाँ पर इस जगह। तो ये देखिए जब वैल्यू पुट की तो पूरी इक्वेशन हमारी क्या मोल बी के मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई। तो ये हमारा क्या होता है, राउल्ट्स लॉ है, किस फॉर्म में, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, और ये वेपराइज फेज में होते हैं। वेपराइज फेज मैंने बताया भी है अभी आपको। वेपराइज फेज क्या होगा कि हाई वेपर प्रेशर पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, वेपर फॉर्म में होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स यूज किया, देखिए पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ए नॉट लग गया तो ये प्योर स्टेट के लिए हो गया, ये बी का होगा वेपर प्रेशर, ये प्योर स्टेट में, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। ठीक है, अब ये लास्ट ईयर ही पूछा गया था बीएससी थर्ड ईयर में कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, आप देख भी सकते हैं कि आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन में कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। जो भी होंगे आइडियल सोल्यूशन वो क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। और यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम चेंज जो होता है मिक्सिंग का वो नहीं होता है, इसीलिए देखिए मिक्सिंग का वॉल्यूम क्या है 0, और एंथैल्पी भी क्या होती है मिक्सिंग की 0 होती है। और नॉन आइडियल की अगर मैं बात करूँ तो नॉन आइडियल क्या होते हैं, वो डज नॉट ओबे, ओबे नहीं करते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ पर। और इसमें क्या होगा, जो चीज यहाँ पर वॉल्यूम जो था मिक्सिंग का नहीं था, यहाँ पर मिक्सिंग वॉल्यूम होता है, देयर इज वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, तो इसलिए डज नॉट इक्वल टू 0। एंथैल्पी भी होती है तो डज नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डिफरेंस भी पूछा जाता है, 12th में भी आता है। ठीक है, देख लीजिएगा, इजी है। राउल्ट्स लॉ जो ओबे करते हैं उनको आइडियल कहेंगे, जो ओबे नहीं करेंगे उनको हम लोग वो सोल्यूशन हमारे क्या करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। दो सोल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, एंड दो सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हाँ, ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीएससी थर्ड ईयर में बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि बीएससी थर्ड ईयर में ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्ट 12 मार्क्स में पूछी जाती है। सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको लिखने के लिए आती हैं कि आप उसको राइट डाउन कीजिए विद डेरिवेशन या विदाउट डेरिवेशन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये हमारी एक अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को आप समझने से पहले आप ऑस्मोसिस समझिए। ऑस्मोसिस होती क्या है, आप सबने घर पे देखा होगा, यूज भी किया होगा और प्रैक्टिकल भी किया होगा कि किशमिश जो होती है, जो आपका ड्राई फ्रूट है किशमिश, उसको अगर वाटर में डालें तो कुछ देर बाद या 3 से 4 घंटे बाद देखेंगे कि वो क्या होती है, वो फूल जाती है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, तो वो यही प्रोसेस जो है किशमिश का फूल जाना 3 से 4 घंटे के बाद में, यही प्रोसेस हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। अगर इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले तो ये प्रोसेस क्या है हमारा, देखिए कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में एंटर कर जाना। ठीक, आप वाटर यूज करते हैं, किशमिश ली, किशमिश में आपने वाटर में इसको डाल दिया तो वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट। ठीक, और जो किशमिश का जो अपर लेयर होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। ठीक, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होंगे उस मेम्ब्रेन, उस अपर लेयर के थ्रू वो अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होती है, वो फूल जाती है। और यही जो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का नेचुरल फ्लो किसके थ्रू, किसके टुवर्ड्स होगा, सॉल्यूशन के टुवर्ड्स जाने पर, यही हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, देखिए लिखा भी है, अ प्रोसेस इन विच द नेचुरल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। ठीक है, एसपीएम का मेन फंक्शन यही होता है कि वो केवल अपने थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को किस में हम लोग ले जा रहे हैं, सॉल्यूशन में। अब क्या करें, अगर सॉल्यूशन पर हम लोग एक प्रेशर अप्लाई कर दें, सॉल्यूशन पार्ट पे अगर प्रेशर अप्लाई कर दें तो अब क्या, आप सॉल्यूशन में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो एसपीएम के थ्रू प्रेशर लगाएंगे आप। ठीक, तो जब प्रेशर यहाँ से अप्लाई करेंगे तो एसपीएम के एक साइड पर प्रेशर लगने लगेगा, और
अब सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर लगाकर क्या काम किया, ऑस्मोसिस प्रोसेस को प्रिवेंट कर दिया, यानी रोक दिया। ठीक, तो यही प्रेशर यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर हम लोग यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन पर, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि आप प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन पार्टिकल्स विच प्रिवेंट्स द ऑस्मोसिस प्रोसेस, दैट्स प्रेशर आर कॉल्ड या इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है, द एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट ऑन सॉल्यूशन एंड प्रिवेंट द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा होगा गैसियस फेज में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस के बारे में पढ़ा होगा, वैसे यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। वहां पर जैसे बॉयल और चार्ल्स लॉ होते थे, अब यहाँ पर उसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पर दो लॉ दिए गए हैं, जिनको बॉयल के साथ में वॉन हॉफ ने भी दोनों मिलकर बनाया था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, बॉयल वॉन हॉफ लॉ। ये मान के चलिए ऑस्मोसिस से जो भी न्यूमेरिकल पूछा था ऑस्मोटिक प्रेशर से, वो इन्हीं दोनों लॉ से ही पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए बॉयल वॉन हॉफ लॉ क्या है यहाँ पर, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर of the solution is directly proportional to the concentration of the solution at constant temperature। तो जो भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन के, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। और जहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम लोग रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि C हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, तो यहाँ पर n/v भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं C की जगह n/v। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स वॉन हॉफ लॉ। यहाँ देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी का जब भी साइन यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे फिर से एक कांस्टेंट आ गया। ठीक, तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। अब अगर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग एक साथ ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या होता है कि एक इक्वेशन बनेगी, वो आइडियल सॉल्यूशन की इक्वेशन होगी। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वॉन हॉफ लॉ क्या हम लोगों ने देखा था कि पाई जो हमारे पास में ये ऑस्मोटिक प्रेशर था वो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और चार्ल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम लोग एक साथ ऐड कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका टर्म यहाँ यूज हो गया। ठीक, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी को जब हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो क्या था, एक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर आर। ठीक है, अब यहाँ से v को इधर लेंगे तो पाई v इक्वल टू क्या था, nRT। यही हमारी क्या आइडियल गैस, आइडियल सॉल्यूशन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, मैंने आपको पहले बताया जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है सभी से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं किसका, सॉल्यूट का। ठीक, तो देखिए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोल्स की वैल्यू क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होती है, W अपॉन हम यहाँ रखेंगे। देखिए नेक्स्ट जो लॉ है हम लोगों का वो क्या है, चार्ल्स वॉन हॉफ लॉ। तो इसमें चार्ल्स वॉन हॉफ लॉ में देखिए आप क्या देख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। और यहाँ फिर से देख सकते हैं आप कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटेगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट है के। ठीक, अब बॉयल्स वॉन हॉफ लॉ और चार्ल्स वॉन हॉफ लॉ को एक साथ अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास में आइडियल सोल्यूशन की एक इक्वेशन आ जाती है, और इसी इक्वेशन से जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वॉन हॉफ लॉ। आपने अभी देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और यहाँ पर चार्ल्स लिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, यहाँ पर ये n/v था, देखिए n/v था, इसको यहाँ रख दिया, और प्रोपोर्शनलिटी का जब भी साइन हटता है एक कांस्टेंट आया, वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर r, v को इधर ले गए, पाई, ये तो क्या होगा, पाई v इक्वल टू nRT, यानी कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारा। ठीक, तो ये रिलेशन हम लोगों का फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं सबका यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूट का।
तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मैंने आपको बताया ही था। तो n की जगह हम लोग W/m यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर n जो था n की जगह W/m यूज कर किया हम लोगों ने, और ये RT। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये टर्म आपको हमेशा याद रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आपको क्या न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब ऑस्मोसिस के बिहाफ पर, ऑस्मोसिस के या ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पर सॉल्यूशन को भी डिस्टिंग्विश किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अब वो देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत ही कम होते हैं। देखिए लिखा भी है कि सॉल्यूशन हैज, हाइपरटोनिक जो है हमारा, ये हाइपरटोनिक क्या लिखा, आ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज मोर सोल्यूट देन दी सेल। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेल है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिखाया गया ये मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास में क्या है, ये पार्ट है हमारा सोल्यूट का। तो सोल्यूट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। देखा है सोल्यूशन हैज मोर सोल्यूट देन दी सेल, तो सेल में क्या है सोल्यूट कम है, और यहाँ पर क्या है सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स क्या है ज्यादा है। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन की आप बात करेंगे तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एन आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ सोल्यूट फॉर द सेल। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जितने आपके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उतने ही सेल में पार्टिकल्स। आप ऐसे बात कर सकते हैं कि इन दोनों ही केस में क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। यहाँ पर क्या है सोल्यूट का जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या होगा ज्यादा होगा, यहाँ सेल का क्या है कम। और हाइपोटोनिक की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटोनिक में क्या होता है सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। देखिए लिखा भी है आ हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैज लेस सोल्यूट देन दी सेल, तो सेल के कंपैरिजन में सोल्यूट पार्टिकल्स क्या है कम। आइसोटोनिक में सेल और सोल्यूट दोनों के ही पार्टिकल्स क्या होते हैं इक्वल अमाउंट में होते हैं, और हाइपरटोनिक में क्या होता है सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं सेल से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है बीएससी थर्ड ईयर में, और 12th में शायद एक बार आया हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा।